Assalamu alaikum. I am Bushra Qadir from MK Preparation. In this lecture, we will discuss about the PPSC Biology past paper 2015. So let's start from the first question. Rhenia was discovered by Robert Hooke, Robert Brown, Sheldon, Robert Gidstone. राइनिया जो जीनस है इसके फॉसिल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था किडस्टोन एंड लैंग ने 1917 में फ्रॉम स्कॉटलैंड। सो इस इन ऑप्शंस में जो करेक्ट है वो है रॉबर्ट किडस्टोन। सेकंड क्वेश्चन है कि न्यूक्लियाई सीम्स टू रीअपीयर इन फेस। न्यूक्लियाई जो होता है वो कौन सी फेस में रीअपीयर होता है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि टीलोफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो रही है। इसी तरह सेंट्रियोल्स जो हैं वो भी डिवाइड हो रहे हैं और न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर हो रहा है। तो न्यूक्लियोलाई का उन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियोलाई रीअपीयर कौन सी फेस में होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में हमें सही से वाज़िह नज़र आ रहा है कि टीलोफेज में जो है वो न्यूक्लियोलाई रीअपीयर हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन यूकैरियोट्स आर 1, 40, 57, 61। जैसा कि हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक साइटोसोल में ट्रांसफर आरएनए जो होता है उनके लिए 61 सेंस कोडॉन्स मौजूद होते हैं और हर जो सेंस कोडॉन है उसका अपना ट्रांसफर आरएनए होता है। इसलिए यूकैरियोटिक साइटोसोल में 61 सेंस कोडॉन जो होते हैं उनके 61 ट्रांसफर आरएनए होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 61। Inactive enzyme precursors like pepsinogen are antigen, zymogen, active site, all of above। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये किया जा रहा है कि इनएक्टिव इंजाइम प्रिकर्सर कौन सा है। मतलब यहाँ पे इंजाइम प्रिकर्सर की बात हो रही है, जैसा कि पेप्सिनोजन है तो ये इनएक्टिव इंजाइम है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि इनएक्टिव इंजाइम प्रिकर्सर कौन सा होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इनएक्टिव प्रिकर्सर्स ऑफ इंजाइम्स होते हैं उनको हम जाइमोजन कहते हैं। और जो इस तरह के हमारे स्टमक में भी इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जैसे कि जाइमोजन है, जाइमोजन को हम प्रो इंजाइम भी कहते हैं और ये इनएक्टिव इंजाइम प्रिकर्सर्स होते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास जाइमोजन मौजूद है तो हम इसी को करेक्ट करेंगे क्योंकि जाइमोजन जो है यही इंजाइम का इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टिश्यू विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो है बहुत से टाइप्स के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड मेसेनकाइमा टिश्यूज़ बताए गए हैं। तो वो टिश्यू जो सबसे ज़्यादा प्लांट्स का जिनका काम ही यही है कि वो प्लांट्स को सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो वो कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन बी राइट है, बिकॉज स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यूज़ हैं उनका मेन काम यही है कि वो प्लांट को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का पूछा गया है तो स्ट्रेंथ की वजह से हम जो है ऑप्शन बी को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ करेक्ट फॉर सेक्स लिंक्ड जीन। क्योंकि अब उन्होंने हमसे पूछा कि सेक्स लिंक्ड जीन, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्स लिंक्ड जीन कौन से होते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन का मतलब होता है वो क्रोमोसोम, वो जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हो। सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन मौजूद होते हैं जो उनके साथ अटैच होते हैं उनको हम सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो राइट है क्योंकि प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें तो वो कह रहे हैं प्रेजेंट ऑन अदर लोसी बट लिंक टू दिस सेक्स क्रोमोसोम। अदर लोसी पे कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? जब सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड हैं तो सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है, इसलिए सी देखते हैं। सी पर जो है वो ये कह रहे हैं कि इफेक्ट द जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम। नहीं, ये भी नहीं ठीक। ऑटोसोमल ट्रेड्स इफेक्टेड बाय सेक्स, नहीं। ये वो क्रोमोसोम, ज़्यादा करेक्ट यही रहेगा कि वो क्रोमोसोम वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं उन्हीं को हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गैस्ट्रिक डिजेशन ओकर इफिशिएंटली इन मीडियम। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि गैस्ट्रिक जो डिजेशन है वो इफिशिएंटली कौन सी मीडियम में काम करती है, एसिडिक में, बेसिक में, न्यूट्रल में या किसी भी एनी मीडियम। तो हमें पता है कि गैस्ट्रिक डिजेशन का पूछा गया, तो गैस्ट्रिक डिजेशन का मतलब है जो स्टमक में डिजेशन हो रही होती है। तो हमें पता है स्टमक में जो है पेरिटल सेल्स जो हैं वो एसिड सेक्रीट कर रहे होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जो इनएक्टिव पेप्सिन है जिनको एक्टिव पेप्सिन में भी कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की जो है डाइजेशन हो रही होती है। तो स्टमक में क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन की डाइजेशन होती है और स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो एसिडिक मीडियम होता है स्टमक का, तो गैस्ट्रिक डाइजेशन भी है वो इफिशिएंटली कहाँ वर्क करती है, कौन से मीडियम में, एसिडिक में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनेली लाइकली टू बी एब्सेंट इन प्लांट रूट्स इज क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन ये किया गया है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्लांट के रूट्स में मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है। तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो तो लीव्स में मौजूद होती है, क्योंकि इसने सनलाइट को जो है वो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होती है उसने सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करना होता है और फोटोसिंथेसिस करनी होती है। तो रूट्स में जो है वो लीकोप्लास्ट हो सकता है क्योंकि इसका काम स्टोरेज का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में काम कर सकता है, लेकिन जो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा रूट्स में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी और ट्रांजिशनल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन प्लांट इज। प्लांट्स में जो ट्रांजिशनल और प्राइमरी जो मेरिस्टेम होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्री कैम्ब्रियम में, प्रोटोडर्म में, ग्राउंड मेरिस्टेम में, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि प्राइमरी जो मेरिस्टेम है वो तो हर टिश्यू में, प्लांट के हर जो है वो टिश्यू में पाई जाती है, प्लांट के हर पार्ट में पाई जाती है। तो इस वजह से ये हमारे पास तीनों ऑप्शन ही राइट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। ऑन्कोजीन्स आर, हमें पता होना चाहिए कि ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो वर्ड, ऑन्कोजीन्स का जो वर्ड है वो इसलिए यूज़ किया जाता है जो कैंसर काजिंग जीन्स होते हैं, बिकॉज ये जो जीन्स होते हैं ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करवाते हैं और नॉर्मल सेल को कैंसरियस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑन्कोजीन्स जो हैं इनके लिए राइट ऑप्शन कैंसर काजिंग जीन्स होगा, क्योंकि बाकी जो है वो ए में कह रहे हैं कि फ्री फ्रेगमेंट्स ऑफ जीन, नहीं, जीन्स कोड फॉर MHC ये भी नहीं है, हाईली म्यूटेटेड जीन्स नहीं, ये वो जीन्स हैं ऑन्को जीन्स जो है वो बेसिकली वर्ड यूज ही कैंसर काजिंग जीन्स के लिए किया जाता है। तो इसलिए ऑन्को जीन्स का ऑप्शन सी राइट है कि कैंसर काजिंग जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज excitation of photosystem by light energy, production of ATP via an electron transport chain, reduction of NADP to and photolysis of water, all of the above। हमें पता है कि जो पहला फंक्शन है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सनलाइट है, जो लाइट एनर्जी है वो फोटो सिस्टम पर पड़ेगी, जो लीव्स के फोटो सिस्टम है उन उस पर पड़ेगी और एक्साइटेशन करेगी, फोटो सिस्टम को एक्टिव करेगी, एक्साइट करेगी। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है ए वो राइट है। कॉपर एसोसिएटेड माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, वो एंजाइम जो कॉपर एसोसिएटेड हो और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हो, वो कौन सा है इनमें से, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, री NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, को ए लाइगेज, या कैनियन हाइड्रोक्सिलेज। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि ये री NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज जो है ये कॉपर एसोसिएटेड माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। फिर हमसे कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज हाईली इफिशिएंट इन ग्रीन लाइट, वाइट लाइट, रेड लाइट और येलो लाइट। तो जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो रेड लाइट होती है 600 to 700 नैनोमीटर वाली, ये प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो इफ़िशिएंट फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वो रेड लाइट में हो रही होती है, क्योंकि ये जो है जर्मिनेशन भी करवाती है, ब्रांचिंग भी करवाती है, फ्लावरिंग भी करवाती है। तो जो है हमारे पास प्लांट सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ कर रहा होता है या अपनी फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सबसे ज़्यादा रेड लाइट में हो रहा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट। प्रोटीन दैट आर यूज्ड आउटसाइड सेल आर मेड इन, वो कह रहे हैं कि प्रोटीन जो जिसने सेल के आउटसाइड जाना होता है, ट्रांसपोर्ट होना होता है, वो प्रोटीन कहाँ पे बनती है, कौन सी ऑर्गेनेली में बनती है सेल में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या न्यूक्लियोलस में, या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि ये हम अब देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, किसके ऊपर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इनका काम होता है ऐसी प्रोटीन बनाना जिसने बाद में जो है वो ट्रांसपोर्ट होना होता है, सेल से आउटसाइड मूव करना होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ राइट ऑप्शन। मॉलिक्यूल विच इज़ यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हमें पता है FAD, NAD या एसिटाइल को ए या राइबोफ्लेविन सबसे जो बेस्ट है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है।
तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट NAD, जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है NADH पॉजिटिव, तो इस तरह से जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एक्सेप्टर के लिए जो यूनिवर्सल समझा जाता है मॉलिक्यूल वो NAD है। ऑप्शन बी इज राइट। नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं हाइड्रोलेज, लाइपेज, राइबोजाइम, ज़ाइमोजन। बाकी तीनों ऑप्शन अगर हम देखें सी के अलावा तो वो प्रोटीन से एसोसिएटेड या प्रोटीन नेचर के एंजाइम हैं, लेकिन राइबोजाइम जो है, वर्ड राइबोजाइम, इसका मतलब ही है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड ड्राइव्ड एंजाइम है। तो इस वजह से ये जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस करवा रहा होता है। RNA मॉलिक्यूल है राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम है, तो इस वजह से ये प्रोटीनिशियस एंजाइम नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज कैरिड बाय क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, साइटोसोल प्रोटीन और नन ऑफ दीज। तो जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है वो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स में होती है, क्योंकि प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम इसके पास मौजूद होता है, और इसमें बहुत सारे जो रेजिस्टेंस हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैं, वो पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन गॉल ब्लैडर, लिवर, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज। तो हमें पता है कि जो बाइल है, यहाँ पे आप लिवर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो बाइल है वो सिंथेसाइज करने का काम किसका है, लिवर का है। लिवर जो है इसके साथ आप छोटा स्ट्रक्चर देख सकते हैं येलो कलर का, जो गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर में जो है वो जस्ट सेक्रीट होती है, मतलब प्रोड्यूस लिवर करता है बाइल को, और फिर स्टोर कहाँ करता है, गॉल ब्लैडर में। तो इन्होंने प्रोडक्शन का पूछा है, तो बाइल जो है वो प्रोड्यूस होती है लिवर में। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लाइट टू डार्क रिएक्शन, यानी कि जब हमारे पास हाइड्रोजन होती है उसको जब लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन की तरफ जा रहे होते हैं तो कौन लेकर जाता है, कौन सा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे FAD, NADP, ATP या साइटोक्रोम। तो जो NADP है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, और जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, और ये जो है हाइड्रोजन को मूव करा देता है लाइट से डार्क रिएक्शन की तरफ। तो ऑप्शन जो बी है ये राइट है, NADP। बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, जो जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे कि इक्वेशन आपको दिखाई गई है, तो इसमें जो है बाय प्रोडक्ट क्या होती है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है तो जो मेन चीज़ बन रही होती है हमारे पास वो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। तो इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बनती है वो ऑक्सीजन बन रही होती है। तो एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनती है, मेन जो हमारा प्रोडक्ट होती है वो ग्लूकोज होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट। फास्ट ब्रीथिंग इन फीवर इज़ ड्यू टू, जब फीवर हो जाता है हमें तो फास्ट ब्रीथिंग हम करते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है, हाई मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से, या इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, या सेलुलर डिग्रेडेशन, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है जब भी टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए हम फास्ट ब्रीथिंग करते हैं। फास्ट ब्रीथिंग करते हैं तो जो हमारी सर्फेसिस हैं, रिस्पिरेटरी सर्फेसिस, उनसे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारे पास फास्ट ब्रीथिंग है इसका काज ये है फीवर में कि ये इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की वजह से हो रही होती है, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर वो कम किया जा सके। बी ऑप्शन इज राइट। जेनेटिक रिकम्बिनेशन टेक प्लेस इन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कौन से फेस में हो रही होती है मियोसिस के, प्रोफेस 1 में, मेटाफेस 1 में, एनाफेस 1 में, या टीलोफेस 1 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर ऐसी फेस होती है जिसमें मतलब ऐसी फेस क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोफेस 1 में हो रही होती है। मियोसिस की प्रोफेस 1 में जो है वो सिनेप्सिस होती है और टेट्राड बनते हैं, और फिर वो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो इसको हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। तो सेगमेंट एक्सचेंज करने को जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। तो ये प्रोफेस 1 में हो रही होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए है, प्रोफेस 1। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इज, जो जब हम जो हवा जो है जब हम इंस्पायर करते हैं तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है हमारे लंग्स में एयर का वो कितना होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का होता है
जिसको हम इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग अंदर लेके जाते हैं, वो हमारी लंग कैपेसिटी कहलाती है। ऑप्शन ए इज़ राइट। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कंसीडर किया जाता है वो कौन सा है? थायराइड है, अड्रीनल है, लिवर है या पेंक्रियाज है? तो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लिवर है। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकोपोलीसेकेराइड इज लिग्निन, हेपरिन, काइटिन, ग्लाइकोजन। तो जो हमारे पास म्यूकोपोलीसेकेराइड्स होते हैं ये हेट्रोपोलीसेकेराइड्स की एक टाइप है। तो इसकी एग्जांपल है हेपरिन, जो हमारे ब्लड में भी पाई जाती है। Submerged aquatic plants float during day while sink at night. The reason is water density high during day and low during night, या फिर accumulation of oxygen due to photosynthesis during day, या सी ऑप्शन है use stored food at night, या फिर all of the above। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, सबमर्ज रहते हैं, वो दिन के टाइम तो फ्लोट करते हैं लेकिन नाइट के टाइम जो है वो सिंक कर जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो क्योंकि जो रात को ये सिंक इसलिए करते हैं क्योंकि ये दिन में जो जब ड्यूरिंग डे जो है ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन बनाते हैं। उस ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, अकुमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और रात को ये सिंक जब होते हैं तो तब उसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए accumulation of oxygen due to photosynthesis during day, this is the right option. B option is right. Membrane present around lungs is called uh, pericardial membrane, diaphragm, pleural membrane या meninges। तो हम जानते हैं कि जो लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आर रिलेटेड टू। जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होते हैं वो किससे रिलेटेड हैं? डीएनए कटिंग से, डीएनए डैमेज से, डीएनए क्लोनिंग से या डीएनए रेप्लिकेशन से? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है डीएनए रेप्लिकेशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारे पास ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड में, जो कि अवे फ्रॉम दी स्ट्रैंड जो है डीएनए स्ट्रैंड अवे फ्रॉम दी रेप्लिकेशन फॉर्क जो है, जो हमारे पास सेगमेंट्स बनते हैं वो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड में बन रहे होते हैं। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसमें ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बन रहे होते हैं। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हाइबरनेटिंग फ्रॉग्स डिस्पाइट थ्रो विच, यहाँ पे डिस्पाइट थोड़ा रॉन्ग वर्ड है, यहाँ पे रिस्पायर वर्ड है, थ्रू विच ऑर्गन। तो हाइबरनेटिंग फ्रॉग्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्गन के थ्रू रिस्पायर करते हैं? तो रिस्पायर करते हैं गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है जब भी फ्रॉग्स जो हैं वो हाइबरनेट करते हैं तो हाइबरनेशन के दौरान वो अंडर ग्राउंड रहते हैं, तो वो अपने गिल्स को तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि गिल्स को तो वो जो है वो वाटर में यूज़ करते हैं, लंग्स को वो एयर में यूज़ करते हैं। तो जब अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो हाइबरनेट कर जाते हैं, तो उस टाइम वो स्किन से रिस्पायर कर रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि इन पिगमेंट फोटो सिस्टम 2 एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर इज़। जब जो हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है उसमें जो है एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर कौन सा होता है? तो एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर जो है वो P680 होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि ये एनर्जी को ट्रैप कर रहा होता है, यानी कि जो है प्रोटॉन्स को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ट्रैप कर रहा है P60। तो P680 जो है ये वो एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर है जो फोटो सिस्टम 2 के ड्यूरिंग एनर्जी को ट्रैप करता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड टू रिड्यूस दी वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने नंबर ऑफ क्वांटा यानी कि एनर्जी के क्वांटा हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए? तो राइट ऑप्शन डी है, क्योंकि 8 जब क्वांटा हमारे पास एनर्जी के होते हैं तो एक मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटरवाइनिंग सीक्वेंस ऑफ जीन विच डोंट कोड इज कॉल्ड। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है कि कौन से ऐसे सीक्वेंस हैं जीन के जो कोडिंग नहीं करते। मतलब कि हमें पता चल गया इंटरवाइनिंग का मतलब पता चल गया है कि डोंट कोड मतलब नहीं कोड करते जो,
तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन्स कहते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहते हैं, या रिट्रो डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इंट्रॉन्स जो हैं वो ही नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं। बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इंट्रॉन्स जो हैं वो कोड नहीं करते, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, उनको हम जो है वो उनकी स्प्लाइसिंग कर देते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एबीओ ब्लड सिस्टम। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे दी गई है जो एबीओ ब्लड के से रिलेटेड ट्रू है। तो पहले जो है वो है पीपल विद एंटीजन ए वुड नॉट प्रोड्यूस ए एंटीबॉडी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम जानते हैं जो एंटीबॉडी जो ब्लड ग्रुप होता है ए, उसमें एंटीबॉडी ए होती है, एंटीजन ए होती है, तो एंटीबॉडी बी होती है। एंटीबॉडी जो है वो ए नहीं होती। तो इन्होंने भी कहा है कि जो एंटीजन ए होती है उसकी एंटीबॉडी ए नहीं होती। तो ये बिल्कुल बात सही है, सही कहा है इन्होंने, ए ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन देखते हैं, पीपल विद ए बी वुड प्रोड्यूस बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी। हम जानते हैं जो पीपल जो होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही नहीं होती, और ये कह रहे हैं कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों होती हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट सी जो है वो कह रहे हैं ब्लड दैट डोंट हैव एंटीजन ए एंड बी इज ए टाइप, ए बी टाइप। नहीं, ये बात गलत है, यहाँ पे डोंट इन्होंने लगा दिया। हालांकि जो ए बी ब्लड होता है उसके पास एंटीजन ए भी होती है, एंटीजन बी भी होती है। तो ये सी ऑप्शन भी जो है रॉन्ग है। डी ऑप्शन देखते हैं, तो डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि द ब्लड टाइप ओ हैज़ बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन मतलब बी। तो ब्लड ओ जो होता है उसके पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी तो होते भी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो सबसे जो पहला ए ऑप्शन था वही राइट था कि ऐसा ब्लड ग्रुप यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन ए होती है तो एंटीबॉडी बी नहीं होती। तो ये ऑप्शन ए इज राइट है। एंजाइम कैटलाइज पेप्टाइड बॉन्डिंग इज ऑकर इन। कह रहे हैं कि ऐसा जो हमारे पास एंजाइम्स हैं जो पेप्टाइड बॉन्डिंग काज करवाते हैं वो कहाँ पे हो रही होती है। तो स्मॉलर सब यूनिट पे हो रही होती है राइबोसोम के, या लार्जर सब यूनिट पे हो रही होती है राइबोसोम के, या फिर बिटवीन बोथ व्हेन बोथ सब यूनिट्स अटैच, जब दोनों सब यूनिट्स अटैच होते हैं तब हो रही होती है, या नन ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि जो हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का वो तो जो है वो जो है डी कोडिंग का काम करता है ना, मैसेंजर आरएनए को लेकर आता है, वहाँ पे डी कोडिंग हो रही होती है। जबकि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का क्या काम होता है कि वहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्डिंग बनाते हैं तभी तो जाकर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो लार्जर सब यूनिट इन्वॉल्व होता है पेप्टाइड बॉन्डिंग में। तो जो ऑप्शन बी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ मोर स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब ये होता है वो काम जो बाकी कहीं नहीं हो सकता, जस्ट इसी जगह ही होगा। वो कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन है लिवर का? तो डिटॉक्सिफिकेशन हमें पता है किडनीज वगैरह में भी हो रही होती है, तो लिवर के अलावा हो रही होती है। डीएमाइनेशन भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन जो ग्लाइकोजेंसिस है या ग्लूको नियोजेंसिस है तो ये कहाँ पे हो रही होती है? ग्लूकोनियोजेंसिस एंड ग्लाइकोजेंसिस बोथ जो हैं ये ऐसे प्रोसेस हैं जो सिर्फ लिवर में हो रहे होते हैं। तो जो स्पेसिफिक फंक्शन है लिवर का वो ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस भी होती है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इन ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑकर इन। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती है? कौन सी ऐसी मतलब स्ट्रक्चर है जिसमें फोटोसिंथेसिस में ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वो कौन से स्ट्रक्चर में हो रही होती है? तो सेल वॉल, स्ट्रोमा, थैलेकोइड और ग्रेना। तो यहाँ पे जो थैलेकोइड स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। आपको पता है कि जिस तरह प्लांट्स में थाइलाकोइड स्ट्रक्चर ही होता है जहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, इसी तरह जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी का आपको पता है सेकंड नाम है साइनोबैक्टीरियम। तो साइनोबैक्टीरियम में भी फोटोसिंथेसिस जो हो रही होती है वो थैलाकोइड स्ट्रक्चर में हो रही होती है, तो इस वजह से सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनो एसिड हैविंग ओनली सिंगल कोडोन इज। वो अमाइनो एसिड जिसमें जिसका सिर्फ एक ही कोडोन होता है। तो विलाइन ऐसा नहीं है, इसके भी एक से ज़्यादा कोडोन होते हैं, अर्जिनिन, सिस्टीन बिल्कुल। लेकिन जो ऑप्शन बी है जिसमें है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका सिंगल कोडोन होता है, जस्ट सिंगल कोडोन। तो ये बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम ओपन
enzyme which open the DNA double helix is topomerase, ligase, helicase, endonucleases. अब डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा होता है उससे पहले जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है, तो उसको अनकॉइलिंग का काम जो है वो हेलिकेज करता है। हेलिकेज एंजाइम का मतलब ये है, नेम से ही जाहिर है कि ये जो है हेलिक्स को ओपन करता है। ओपन करता है तो फिर आगे जो है वो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो सी ऑप्शन इज राइट। if chlorophyll burnt तो the most probable leftover is, कह रहे हैं कि अगर जो है वो हमारे पास क्लोरोफिल को बर्न कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, पीछे लेफ्ट ओवर क्या होगा, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा या आयरन होगा या मैग्नीशियम। तो हमें पता है कि अगर क्लोरोफिल को बर्न कर दिया जाए तो हमारे पास जो लेफ्ट ओवर होगा वो प्रोबेबली ज़्यादा जो जिसके चांसेस हैं वो मैग्नीशियम ही होगा। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम फॉर कॉइलिंग एंड अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए आर, जो एंजाइम कॉइलिंग और अनबॉइलिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आप टोपोमरेज को देख सकते हैं कि इसने डीएनए को किस तरह से जो है ओपन किया हुआ था, तो फिर इसके बाद इसने जो है इसको दोबारा से रिपेयर कर दिया है, कॉइल कर दिया है। तो ये जो है किसका काम है, टोपोइसोमरेज का। तो सी ऑप्शन इज राइट। परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज 1%, 10%, 80% या 98%। तो परसेंटेज ऑफ वाटर जो है जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो कितना परसेंट वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो जस्ट 1% वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन पेंक्रियाज आर, पेंक्रियाज में कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। हमें पता है पेंक्रियाज जो ऑर्गन है या इसमें जो है वो 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, और हमारे पास ये जो है एक और भी होता है, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें तो अल्फा, बीटा, गैमा कह रहे हैं और ऑल ऑफ दिस कह रहे हैं। तो ऑप्शंस तीनों ही राइट हैं क्योंकि ये तीनों टाइप ऑफ सेल तो मौजूद होते ही होते हैं पेंक्रियाज में, तो इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ, फोटोसिंथेसिस किसकी एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स की या जस्ट एनिमल्स की या फिर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स की या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है जब फोटोसिंथेसिस होगी तो प्लांट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ताकि प्लांट्स जो है अपनी जो है खुराक खुद बना सकें, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं तो उनके लिए फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो हम एनिमल्स जो भी हम इन हैं या हम एनिमल्स जो हैं तो वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर डायरेक्टली फॉर देयर कार्बोहाइड्रेट सोर्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है हमारा डाइट का। तो इसलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन शुगर केन प्लांट इज ड्यू टू, हाई एफिशिएंसी जो कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की शुगर केन प्लांट में वो किस वजह से होती है। तो हमें पता है जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जैसे शुगर केन है या मस्टर्ड प्लांट है, तो इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की एफिशिएंसी का राज है वो क्या है, C4 साइकिल या C4 पाथवे, जिसको हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। हैच एंड स्लैग साइकिल का दूसरा नाम C4 पाथवे है या C4 साइकिल है। तो इन प्लांट्स में C4 साइकिल हो रहा होता है जिसकी वजह से हाईली एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है कि विच इज़ टाइटली बाउंडेड टू दिस सेल मेम्ब्रेन, कौन सी जो इनमें से प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं जो टाइटली बाउंडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो इंसुलिन रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं, कैडहेरेंस भी होते हैं, प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो ये तीनों टाइप्स के जो रिसेप्टर्स हैं ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। Age of oak tree is determined by height of the tree, amount of wood, secondary xylem and vascular cambium, thickness of the bark। नहीं, हमें जो ओक ट्री है उसकी एज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेकेंडरी जाइलम एंड वेस्कुलर कैम्बियम की मदद से। सी ऑप्शन इज राइट। इन ग्लूकोज ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, जब ग्लूकोज बनता है तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है। जब इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो वाटर है उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ए ऑप्शन वो राइट है, और राइट इसलिए है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, उससे ऑक्सीजन जो है वो
कन्वर्ट किया जाता है शुगर में, ग्लूकोज में। तो सी ए ऑप्शन इज राइट यहाँ पे। न्यू ऑर्गन्स इन प्लांट्स आर फाउंड बाय, जो न्यू ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में वो कौन बनवाता है? कैल्शियम बनवाती है, कोलेनकाइमा बनवाती है, सेकेंडरी जाइलम बनवाती है, या फिर एपिकल मेरिस्टेम। हमें पता है एपिकल मेरिस्टेम जो है वो शूट्स एपेक्स पे होती है, एपिक्स ऑफ जो एपिक्स ऑफ द प्लांट। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वही वहीं से जो है न्यू जो है लीव्स और जो प्लांट है वो ग्रो करता है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है न्यू ऑर्गन्स की सिंथेसिस के लिए इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवार्डेड बाय, जो नोबेल प्राइज दिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया था, वो किसको दिया गया था? तो हुबर एंड मिचेल जो थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया था, इस वजह से इन दोनों को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीथ विच आर डिफरेंट इन साइज एंड फंक्शन आर कॉल्ड होमोडोंट, हेटेरोडोंट, कैनाइन्स और मोलर्स। तो जो टीथ होते हैं जो डिफरेंट साइज में होते हैं और फंक्शन भी उनका डिफरेंट होता है, तो हेट्रो का वर्ड यूज ही डिफरेंट के लिए किया जाता है। तो हेट्रोडोंट टीथ जो होते हैं वो साइज में भी डिफरेंट होते हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। और जैसा कि हेट्रोडोंट टीथ हमारे ह्यूमंस के टीथ होते हैं, जैसा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग like incisors, canines, premolars and molars. So B option is right. In plants, gametes are produced after flowering. Plants में जब gamete बनते हैं तो कब बनते हैं? After flowering बनते हैं, soon after meiosis बनते हैं, after maturity बनते हैं, या none of these? हमें पता है जब भी meiosis होती है उसके फौरन बाद में उसके रिजल्ट में गैमीट्स बनते हैं। तो प्लांट्स में भी गैमीट सून आफ्टर मियोसिस बनते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बोलस इज डैश, पीस ऑफ फूड ब्रोकन बाय क्लॉज, पीस ऑफ फूड इनगल्फ्ड, पीस ऑफ फूड क्रश्ड बाय टीथ एंड मिक्सड विद स्लाइवा, ऑल ऑफ दीज। तो बोलस जो है वो बेसिकली हम ऐसे ऐसे फूड के पीस के लिए यूज़ करते हैं जो माउथ में क्रश हो रहा होता है टीथ की वजह से, और उसके साथ में जो हमारे स्लिवरी ग्लैंड है उनसे स्लाइवा भी सेक्रेट हो रहा होता है और वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलस कहते हैं। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय 100 ml ऑफ ब्लड इज, हमारा अगर ब्लड का 100 ml हो तो वो कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करेगा, कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को? तो राइट ऑप्शन 20 है, बिकॉज 20 ml ऑक्सीजन जो है वो 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कैरी करता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज, हमारी जो टीथ हैं उनका हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इनेमल होता है, रूट्स होते हैं, प्लग होता है, ये डेंटाइन होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनेमल जो सबसे आउटर कवरिंग दिखाई गई है इनेमल, यही हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ का। ए ऑप्शन इज राइट। विच इज़ ट्रू फॉर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के लिए ट्रू क्या है? ब्रायोफाइट्स जो हैं वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, तो इनमें इनके लिए ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है? दे प्रोड्यूस स्पोर, दे लैक वस्कुलर टिश्यू, दे लैक रूट्स, और स्पोरोफाइट अटैच टू द गेमेटोफाइट। हमें पता है जितने भी ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं ना, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही होती है, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो होती है वो अटैच होती है गेमेटोफाइट के साथ, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन राइट है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड दी ब्रीथिंग शेल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा ब्रीथिंग पर? डिक्रीज हो जाएगी ब्रीथिंग, इंक्रीज हो जाएगी, या कांस्टेंट रहेगी, या फिर नन ऑफ दीज? जब भी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है ब्लड में, तो इससे ये ट्रिगर करती है कि हम फास्ट ब्रीथिंग करते हैं और ज़्यादा ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो उल्टा इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से बी ऑप्शन राइट है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए ब्रीथिंग को इंक्रीज कर देंगे। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग ऑफ मिल्क इन स्टमक इज ड्यू टू यानी एमाइलेज, HCl, राइनिन या पेप्सिन। तो जब भी मिल्क जो है वो कर्ड में इन्वॉल्व जो है वो ट्रांसफ़र होता है स्टमक के अंदर, मिल्क जो हम पीते हैं ना वो कर्ड में जब कन्वर्ट होता है तो उसकी मेन रीज़न जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? वो होता है राइनिन एंजाइम। सी ऑप्शन इज राइट। विच इज़ दी बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर क्या है?
क्या उनका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि वो कवर्ड सीड होते हैं, या फिर उनके नेक्ड सीड्स होते हैं, या फिर वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, या वो सीडलेस होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो सीडलेस हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो फ्लावरिंग प्लांट हैं, क्योंकि ये तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो कवर्ड सीड भी इनके नहीं होते। तो सबसे जो मेन करेक्टरिस्टिक है, बेसिक करेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म्स का, वो है नेक्ड सीड। जैसा कि आप इसकी डायग्राम में देख सकते हैं कि इनके जो जिम्नोस्पर्म सीड्स हैं वो बाहर नजर आ रहे हैं, राइपेंड सीड इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो नेक्ड सीड, बी ऑप्शन इज राइट। Musca domestic is the scientific name of Musca domestica या Musca domestic जो है ये scientific name है हाउस फ्लाई का। बी ऑप्शन इज राइट। इनहेरिटेड बिहेवियर इज नाउन एज, जो बिहेवियर हमें बाय बर्थ होता है, इन बर्थ जो मतलब कि जब पैदा होते हैं, पैदाइशी जो चीज़ हमारे अंदर बिहेवियर होता है वो लर्नड होता है, इंस्टिंक्ट होता है, अडॉप्टेड होता है या इनहेरिटेंस। तो वो इंस्टिंक्ट का वर्ड जो है वो बाय बर्थ जो होता है या इनहेरिटेड बिहेवियर के लिए यूज़ किया जाता है। तो 60 का जो है आंसर वो ए है, ऑप्शन ए इज राइट। टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जो टर्मिनल पार्ट होता है क्रोमोसोम का उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं, लोकस कहते हैं या फैट कहते हैं। तो उसको हम टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर जो है ये क्रोमोसोम के बिल्कुल जो टिप्स होती हैं, यानी कि बिल्कुल जो टर्मिनल पार्ट होता है क्रोमोसोम का, उसको हम टीलोमियर कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट। Which taxa is not introduced by कार्लोस लिनस? कार्लोस लिनस जो था साइंटिस्ट, जिसने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया था, तो इसने जो टैक्सा दिए थे उसमें कौन सा जो टैक्सा है वो इन्वॉल्व नहीं था? किंगडम नहीं था, फाइलम नहीं था, ऑर्डर नहीं था या जीनस नहीं था। तो इसने किंगडम भी दिया था, ऑर्डर भी दिया था, जीनस भी दिया था, और इसके अलावा स्पीशी भी दिया था, लेकिन इसने जो है वो फाइलम जो टैक्सा था वो कार्लोस लिनस ने नहीं दिया था। तो बी ऑप्शन इज राइट। चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इज कॉल्ड बोटलनेक इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्रॉस ब्रीडिंग या ऑल ऑफ द अबव। जब भी किसी जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर बाय चांस जो है चेंज आता है, तो बाय चांस चेंज की वजह से किसी भी जीन फ्रीक्वेंसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट। Each NADPH produce total ATPs 1, 2, 3 और 4। तो NADPH जब भी ATP बनाता है तो ये 3 ATP बनाता है। NADPH हो या FADPH हो, दोनों ही जो है वो 3 ATP बनाते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। ट्रू बैक्टीरिया बिलोंग टू, ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं आर्चियोबैक्टीरिया से, यूबैक्टीरिया से, यूक्रिया से या नॉन ऑफ दिस। हमें पता है जो ट्रू बैक्टीरिया या एडवांस बैक्टीरिया हैं वो यू बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। यूक्रिया आर फाउंड मिलियन ईयर अगो। जो यूक्रिया था ये कितने मिलियन ईयर अगो जो है वो अपीयर हुआ, इवॉल्व हुआ? तो 3.5, 2.5, 1.5 और नन ऑफ दिस। तो यूक्रिया जो है ये 1.5 मिलियन ईयर अगो जो है इवॉल्व हुआ। ऑप्शन सी इज राइट। द टर्म प्रोटोप्लास्ट वाज कॉइन्ड बाय, जो प्रोटोप्लास्ट की टर्म है वो किसने क्वाइंड की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, कार्लोस लिनस ने या हैंसस्टेन ने? तो हैंसस्टेन जो था इसने प्रोटोप्लास्ट की टर्म सबसे पहले दी थी। तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अननोन एवोल्यूशनरी ओरिजिन इज कॉल्ड। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनकी एवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है वो अननोन हो, ना पता हो कि ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? मोनोफाइलेटिक कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, या डाइफिलेटिक कहते हैं, या पैराफिलेटिक या डिसफाइलेटिक। तो पैराफिलेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी एवोल्यूशनरी ओरिजिन का नहीं पता होता, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। Similarity between birds and insects' wings is called homology, analogy, phylology, phylogeny या फिर none of these। तो analogy जो होती है वो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो उनकी एनाटॉमी डिफरेंट होती है,
लेकिन फंक्शन सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पे हमें बर्ड्स और इंसेक्ट्स का कहा गया। अब बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं इनमें बहुत फ़र्क है। बर्ड्स जो हैं वो अदर जो है कह लें क्लास है, और इंसेक्ट्स जो है जो हमारे पास है इंसेक्ट्स वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो इनके जो एनाटॉमी है उसमें तो डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है, विंग्स के स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है, लेकिन फंक्शन सेम है, क्योंकि वो भी जो है वो फ्लाई करने के लिए विंग्स को यूज़ कर रहे हैं इंसेक्ट्स, और बर्ड्स भी फ्लाई करने के लिए विंग्स को यूज़ कर रहे हैं। तो फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये एनालॉगी कहलाती है। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग एनर्जी रिच एल्गी इज, इनमें से कौन सी ऐसी एल्गी है जो एनर्जी रिच होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। स्पायरोलिना, जिम, हिचकी, लेवर। तो स्पायरोलिना जो है ये वो एल्गी है जो एनर्जी रिच की होती है। तो ए ऑप्शन इज राइट। Which of the following systemic has traditional approach? Systematic, sorry. Which of the following systematic has traditional approach? तो इनमें से कौन सी ऐसी सिस्टमैटिक है जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच होती है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक। तो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक जो है ये इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। प्लांट हार्मोन्स दैट काजेस सेंसेस abrasion, dormancy and inhibit सेल डिवीजन। ये सारे काम जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करना, डोरमेंसी में चले जाना, अब अब्रेशन करना, ये सेंसेस करना, ये किसका काम है? एब्सिसिक एसिड का है। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट कर देता है सेल की डिवीजन को भी, और डोरमेंसी भी काज करता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिमेट्रिकल, इनमें से कौन से जो है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्री के बारे में पूछा जा रहा है। स्पॉन्ज, कटल फिश, अर्थवर्म, किडना। तो हमारे पास जो है स्पॉन्ज जो होते हैं इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। पेंटारेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन ऑक्टोपस, कटल फिश, स्टार फिश और लीचेस। तो पेंटारेडियल सिमेट्री एक ऐसी टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री होती है जिसमें जो काइनोडर्म्स में पाई जाती है, और इनमें जो 5 रेज ऑफ सिमेट्री अरेंज होती है, इनके 5 बॉडी जो पार्ट्स होते हैं उनके उन 5 रेज ऑफ सिमेट्री जो है अरेंज होती है। तो स्टार फिश क्योंकि काइनोडर्म से बिलोंग करती है और इसकी 5 आर्म्स होती हैं, तो हर आर्म में जो है वो सिमेट्री, इनकी रेज ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है, तो इसलिए स्टार फिश जो है राइट ऑप्शन है। वस्कुलर क्रिप्टोग्राम, और वस्कुलर क्रिप्टोग्राम जो है ये टर्म जो है इसका मतलब ये है कि वो प्लांट जिनके सीड्स नहीं होते। तो पेट्रीडियोफाइट्स जो हैं ये वो पहले वेस्कुलर प्लांट्स थे ज़मीन पर, अर्थ पर, जिनको वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है, क्योंकि इनके ये सीड्स नहीं बनाते, दे डू नॉट मेक सीड्स। तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। In Brassica campestris, the placentation is exile, marginal, parietal या basal। तो parietal जो है राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिड है मस्टर्ड प्लांट है, इसमें जो है प्लेसेंटेशन जो होती है वो पैरिटल होती है। पैरिटल ऐसी प्लेसेंटेशन है जिसमें एव्यूल जो है वो डेवलप होता है ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की इनर वॉल्स में एव्यूल डेवलप हो जाएगा। तो क्योंकि ब्रासिका में ऐसा ही होता है, इसलिए सी इज राइट ऑप्शन, पैरिटल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। सी ऑप्शन इज राइट। हाइड्रोस्केलेटन इज फाउंड इन स्पॉन्ज, हाइड्रा, अर्थवर्म, कॉकरोच। ये तो बहुत ही बेसिक जो है ना क्वेश्चन है, हर किसी को पता है कि अर्थवर्म जो होते हैं जो है इनके पास एनालिडा से बिलोंग करता है अर्थवर्म। इनका जो बॉडी का स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्केलेटन होता है, मतलब कि वाटर जो इनका वाटर मौजूद होता है ना बॉडी में, वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, मतलब वो स्केलेटन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है इनकी बॉडी में। अर्थवर्म इज राइट ऑप्शन। एसेंशियल एलिमेंट ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम एयर बाय प्लांट्स जो हैं वो हवा से डायरेक्टली जो है कौन सी इनमें से एलिमेंट जो है उसको ऑब्टेन करते हैं, जो कि
एयर से कार्य होते हैं, तो वो ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। तो कार्बन राइट ऑप्शन है, क्योंकि कार्बन जो है वो एयर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो कार्बन जो है वो प्लांट्स, स्पेशली जो प्लांट्स हैं वो कार्बन को डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं हवा से। तो बी ऑप्शन इज राइट। In mustard plant, flowers are पेरीगैमस, हाइपोगैमस, एपिगैमस या नन ऑफ अबव। तो हाइपोगैमस जो है वो कह रहे हैं मस्टर्ड प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो कौन सी टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हाइपोगैमस राइट ऑप्शन है, क्योंकि मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसमें जो फ्लावर होते हैं वो हाइपोगैमस होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ओवरी है ना, ओवरी आपको सेंटर में नज़र आ रही है। तो ओवरी के नीचे से, यानी कि बिल्कुल बिनीथ दी जो ओवरी है ना, वहाँ से स्टेमन और कार्पल्स वगैरह जो है निकल रहे हैं। तो अगर ओवरी के बिल्कुल नीचे से कार्पल्स वगैरह और स्टेमन वगैरह निकल रहे होते हैं तो उसको हम, ऐसी ओवरी को हम कहते हैं हाइपोगैमस। तो इस वजह से ये फ्लावर जो है ये हाइपोगैमस फ्लावर है और ये मस्टर्ड प्लांट में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। In alpha helix, hydrogen bonding is present between one and dash amino acid। तो अमाइनो एसिड का पूछ रहे हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में होता है, यानी कि अल्फा हेलिक्स में जो हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है इसमें जो कार्बन होता है वो एक अमाइनो एसिड का कार्बन दूसरे अमाइनो एसिड के कौन से वाले कार्बन, कौन से नंबर वाले कार्बन के साथ बाउंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो फोर्थ कार्बन के साथ जो है वो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 4 के साथ जो है वो बाउंडिंग करता है। सी ऑप्शन इज राइट। मेजेंट्रीज आर फाउंड इन, मेजेंट्रीज जो है ना वो कह रहे हैं कहाँ, किन में पाई जाती हैं, स्पॉन्ज में, प्रोटोजोआ में, निडेरियंस में या फिर नन ऑफ दी अबव। तो निडेरियंस में पाई जाती हैं मेजेंट्रीज। मेजेंट्रीज एक्चुअली जो होती हैं वो फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं जो एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होती हैं ताकि और इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती हैं जो उनको अपनी जगह पे होल्ड करके रखती हैं। तो मेजेंट्रीज जो हैं वो निडेरियंस में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन इज राइट। Sexual reproduction in plants was discovered by Witton, कैमरियस, मेंडल या ऑल ऑफ द अबव। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी प्लांट्स में सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, कैमरियस ने। बी ऑप्शन इज राइट। Which device used to determine the rate of transpiration in plants? Baroreceptor, hydroreceptor, पोटोमीटर या ग्रेविटी मीटर। तो जो ट्रांसपरेशन का रेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए प्लांट्स में जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो है पोटोमीटर। सी ऑप्शन इज राइट। एस्कैरिस इज सेलोमेट, सीडोसेलोमेट या एसेलोमेट। तो हमारे पास जो एस्कैरिस है ये सूडोसेलोमेट है। सूडोसेलोमेट इसलिए है क्योंकि एस्कैरिस जो है वो एस्क्लेमेंथिस से बिलोंग करता है, फाइलम एस्क्लेमेंथिस से। तो वो जो होते हैं वो सारे के सारे सूडोसेलोमेट्स होते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। एलगी फाउंड ऑन मोलस्कन शेल, वो कौन सी एलगी है जो मोलस्क के शेल पर के साथ अटैच होती है, प्रेजेंट होती है उसके साथ। तो सिलोफोरा है, क्लेडोफोरा है, रेबिडोफोरा है या फोरा है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्लेडोफोरा जो है ये वो एलगी है जो मोलस्क के शेल के साथ अटैच होती है। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोएंजाइम, ओपोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप या नन ऑफ दी अबव। देखें जो ओपो एंजाइम होता है वो राइट ऑप्शन है। क्यों राइट ऑप्शन है कि जो ओपो एंजाइम होता है वो इनकम्प्लीट एंजाइम होता है, मतलब वो जस्ट प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। जब इसके साथ जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप या को एंजाइम अटैच होता है ना ओपो एंजाइम के साथ, तो ये फिर होलो एंजाइम बन जाता है, यानी कि कंप्लीट एंजाइम बन जाता है। तो ओपो एंजाइम क्योंकि इनकम्प्लीट एंजाइम है, यानी कि इसके साथ को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच नहीं है, तो जस्ट प्रोटीन पार्ट हुआ। तो वो प्रोटीन पार्ट पूछ रहे हैं तो हम ओपो एंजाइम को करेक्ट करेंगे। बी ऑप्शन इज राइट। कैप सेल्स आर फाउंड इन स्पोरोगैरा, वुचेरिया, मोसिस, नन ऑफ द अबव। कैप सेल्स कौन से जो है वो एल्गी में पाए जाते हैं, तो वुचेरिया जो है इसमें कैप सेल्स पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। एरिया ऑफ ओपन वाटर ऑन सी फ्लोर इज कॉल्ड प्रोफंडल जोन, एबेसल जोन, बेंथिक जोन या डार्क जोन। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फ्लोर की बात हो रही है, सी के फ्लोर की, सी के फ्लोर के ऊपर जो ओपन वाटर एरिया होता है उसको हम बेंथिक जोन कहते हैं, जैसा कि दिखाया भी गया। तो सी ऑप्शन इज राइट। पेस्टिसाइड्स आर कंसिस्टेड ऑफ फंजीसाइड्स, हेर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, ऑल ऑफ द अबव। आपने यहाँ पे वैरायटी देख सकते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं एग्रीकल्चर में जो यूज़ हो रहे हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे होते हैं उनमें
इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, रोडेंटिसाइड्स भी होते हैं, फंजीसाइड्स भी होते हैं और हर्बिसाइड्स भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन है, बिकॉज पेस्टिसाइड एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हर तरह के पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। डी ऑप्शन इज राइट। लाइकेंस आर कंपोज्ड ऑफ एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है लाइकेन एक एसोसिएशन है, एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है जो एल्गी और फंजाई के दरमियान पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है वो राइट है, क्योंकि इसमें बोथ ए एंड बी दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट मौजूद है लाइकेन में। द टर्म म्यूटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो म्यूटेशन की टर्म थी किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई? लमार्क ने, होगो डी वेरीज ने, सूटन ने या डार्विन ने? तो होगो डी वेरीज जो था साइंटिस्ट, इसने सबसे पहले म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, म्यूटेशन की टर्म को। बी ऑप्शन इज राइट। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या साइटोक्रोम्स। देखें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे ऐसा फिर कौन सा इनमें से ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है जो दोनों की ही रिक्वायरमेंट हो, फोटोसिंथेसिस की भी रिक्वायरमेंट हो और रिस्पिरेशन प्रोसेस जो हो रहा होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट हो? तो साइटोक्रोम दोनों को ही चाहिए होता है। डी ऑप्शन इज राइट। पुफ जीन इन इंसेक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय, जो पुफ जीन्स होते हैं इंसेक्ट्स में वो कौन रेगुलेट कर रहा होता है? इंसेक्ट्स में कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो एंजाइम सॉरी हार्मोन्स हैं, कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं इंसेक्ट्स में जो रेगुलेट करते हैं पुफ जीन्स को? थायरोजाइन, पैराथेरोमोन, एक्डाइसोन या नन ऑफ अबव? तो एक्डाइसोन जो है ये वो हार्मोन है जो पुफ जीन्स को इंसेक्ट्स में रेगुलेट कर रहा होता है। सी ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, प्लांट्स का करेक्टरिस्टिक ना हो वो हमने पिक करना है इन ऑप्शंस में से। तो जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो भी जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं दोनों में ही, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी, लेकिन सेल वाल जो डी ऑप्शन है ये जो है प्लांट में मौजूद होता है। तो सेंट्रियोल्स जो है वो हमें पता है कि प्लांट्स का करेक्टरिस्टिक नहीं है। सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनली है जो जस्ट जो है एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में नहीं पाई जाती। तो उन्होंने हमें कहा है कि वो बताएं जो करेक्टरिस्टिक ना हो प्लांट्स का। तो सेंट्रियोल करेक्टरिस्टिक नहीं है प्लांट का। सी ऑप्शन इज राइट। विच इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, टेंडन भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो नर्व्स जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हिच इज सिंथेसाइज्ड फर्स्ट? पायरुवेट, ग्लूकोज, एटीपी या बोथ ऑल ऑफ द अबव? तो जो हमारे पास जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट ही जो है वो हमारे पास ग्लूकोज बनती है। बी ऑप्शन इज राइट। एक्वेटिक एनिमल्स विद लार्ज सरफेस एरिया ब्रीथ थ्रू, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है तो यहीं से हमें समझ आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जो सरफेस एरिया लार्ज होता है तो वो कहाँ से जो है वो ब्रीथ करते हैं। हमें पता है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं उनका जो एक्टिव स्ट्रक्चर है बॉडी का जो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है वो गिल्स होते हैं। तो स्किन, लंग्स, गिल्स या ऑल ऑफ द अबव? तो क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वाटर में रह रहे हैं, तो गिल्स उनका मेन स्ट्रक्चर है ब्रीथिंग के लिए, रिस्पिरेशन के लिए। तो सी ऑप्शन इज राइट। इफ अ म्यूटेशन ऑकर बाय चांस इन गैमीट्स, अगर म्यूटेशन बाय चांस हो रही हो गैमीट्स में तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अ सिंगल इंडिविजुअल विल बी म्यूटेटेड, होल पॉपुलेशन विल बी म्यूटेटेड, ऑल अदर ऑफस्प्रिंग्स विल बी म्यूटेटेड या ऑल ऑफ द अबव? जब भी गैमीट्स के अंदर म्यूटेशन ऑकर होती है, क्योंकि गैमीट्स में म्यूटेशन हुई है तो होल पॉपुलेशन तो कभी भी म्यूटेटेड नहीं होगी, ना ही जो है वो सारे के सारे बाकी अदर ऑफस्प्रिंग जो है म्यूटेटेड होंगे। तो जस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल जिसके मीट में म्यूटेशन हुई है जस्ट वो एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो म्यूटेटेड हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। डिलीशन और इंजर्शन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इज काज, जो जब भी किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर इंसर्ट हो जाए जीन, जब भी हमारे पास अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि डीएनए सीक्वेंस के अंदर अगर किसी चीज़ की पूरे एक न्यूक्लियोटाइड की इंजर्शन हुई है या फिर डिलीशन हुई है तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाती है। यहाँ पे आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देख सकते हैं कि ऐसी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं जिसमें इंजर्शन या डिलीशन हो एक न्यूक्लियोटाइड की जो कि मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें नॉर्मल जीन दिखाया गया है सबसे पहले डीएनए का सीक्वेंस,
फिर इंजर्शन म्यूटेशन दिखाई गई है। तो यहाँ पे जो है सेकंड वाला TCC, तो इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे अब ये मल्टीपल ऑफ 3 तो नहीं है ना, 2 C हैं और एक T है, तो इस वजह से ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो इंजर्ट हो गया है। तो इंजर्ट, इस तरह की जो इंजर्टेड म्यूटेशन होगी उसको हम फ्रेम शिफ्ट कहेंगे। लेकिन इससे नीचे अगर हम देखें तो जो है इंजर्शन म्यूटेशन हुई है, लेकिन वो नॉन फ्रेम शिफ्ट है। नॉन फ्रेम शिफ्ट क्यों है? क्योंकि वो जो 3 दफ़ा टी लिखा हुआ है ना, वो ट्रिपलेट है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हमने कहा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वो होगी जिसमें न्यूक्लियोटाइड को या तो इंसर्ट किया जाए या डिलीट किया जाए, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। तो इसलिए जो बी वाला, जो सेंटर वाली आप देख सकते हैं ना, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें इंसर्शन या डिलीशन हो न्यूक्लियोटाइड की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। The DNA of which organelle is studied in molecular clock? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारे पास ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली होती है जिसको मॉलिक्यूलर क्लॉक के लिए स्टडी किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर क्लॉक में यूज़ होने वाली ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया।